guys, welcome back to my channel Learning Platform Investment for Your Future। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वे इस चैनल के कंटेंट के बारे में जानते हैं, पर नए व्यूअर्स को हम इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि ये चैनल स्पेशली आर्ट स्ट्रीम से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और इसके अलावा आने वाली वीडियोस में हम आपको अलग अलग स्किल बेस्ड कोर्स भी कराएंगे और अलग अलग एग्जाम से जुड़ी जानकारियाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी वीडियो और अलग अलग एग्जाम से जुड़ी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रकार लगभग सारी चीजें एक ही चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, पर इसके लिए आपको बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाना है जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के MHI 1 पेपर की। अब तक हमने MHI 1 की पहली बुक खत्म कर ली है। आज हम शुरू करेंगे दूसरी बुक जिसका टाइटल है कांस्य युगीन सभ्यताएं। तो जल्दी से आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। आज हम MHI 1 की यूनिट 6 को जानेंगे जिसका नाम है आरंभिक सभ्यताओं का सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवेश। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ विचारकों के सभ्यता से जुड़े अलग अलग विचारों को जान लेते हैं, जिसमें से पहले हैं E.B. टाइलर, जो कहते हैं कि हर जगह लगभग एक ही तरीके से मानव संस्थाओं का विकास हुआ और उनके ठीक बाद L.H. मॉर्गन ने भी उनका समर्थन कर दिया। पर हाँ, उन्होंने एक बात और जोड़ी कि जब मानव का शुरुआती विकास हो रहा था उसी समय ही आज के समय में उपलब्ध संस्थाओं की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। अब ये प्रश्न बनता है कि सभ्यता ये संस्था के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? सिंपल सी बात है, खुदाई करके। खुदाई करने से अलग अलग चीजें मिलती हैं और उन चीजों का आकलन अलग अलग पद्धति से किया जाता है, जिसके बाद किसी जगह के बारे में निचोड़ निकाला जा सकता है। शुरू में मिस्र जैसे देशों को सभ्यताओं का केंद्र माना गया और फिर बाद में अलग अलग देशों ने मिस्र से बहुत कुछ सीखा। इतिहास को और आसानी से जानने के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग धातु पर आधारित युग का डिवीजन कर दिया। जैसे शुरुआत में हम पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं, फिर कांस्य युग और फिर लौह युग। शहरी क्रांति की बात करें यानी नगरों का जो विकास है वह कहीं ना कहीं धातुओं और परिवहन क्षेत्र में जो खोज हुई उन पर आधारित है। यह एक रोचक तथ्य है कि शहरी जीवन और लेखन कार्य लगभग एक ही समय हुए। पिछले पॉइंट पे हमने जाना कि मिस्र को सभ्यता का केंद्र माना गया। इसके अलावा मेसोपोटामिया भी है। इन प्रमुख क्षेत्रों से अन्य जगहों पर सभ्यताओं का विस्तार धीरे धीरे हुआ और समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ने लगा। जटिलता से यहाँ पर हमारा मतलब है समाज में श्रम का विभाजन होने लगा। अलग अलग श्रेणी में लोग बढ़ गए, असमानताएं आ गई, अलग अलग तकनीकें आ गई। ऐसा नहीं है कि लगभग सभी जगह पर एक समान विकास हो रहा था। उदाहरण के लिए कबीले आदि। इन्हीं सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा और चीन की सांग सभ्यता को समझेंगे। पहला है मिस्र की सभ्यता, जो आसवान के उत्तर और नील घाटी के पहले कैटरेक्ट के बीच स्थित है। कैटरेक्ट यानी ग्रेनाइट के एक पत्थर जैसा। नील नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर के आसपास है। मिस्र में नील नदी पर आधारित निचला मिस्र और ऊपरी मिस्र नाम के दो विभाजन हुए। यह पूर्वी तथा पश्चिमी मरुस्थल भी पाए गए। पश्चिमी मरुस्थल में झरने, हरियाली, बारिश, पशु पक्षी, चारागाह, शिकारी वातावरण आदि पाए गए और वहीं पूर्वी मरुस्थल में वादियां, चारागाह, धातुएं, पत्थर आदि पाए गए। नील नदी में पानी का स्रोत मानसून के समय इथोपिया के पहाड़ों से आने वाला पानी और बाढ़ थी और जब इस बाढ़ का पानी घट जाता तो जमीन नम हो जाती थी और उस पर खेती करना आसान। अब खेती की बात करें तो यहाँ गेहूं, जौ और सरकंडा उगाया जाता था। यह हंस और बत्तख का पालन भी मुख्य रूप से किया जाता था और इथियोपिया के पहाड़ों से आने वाली बाढ़ ही खेती में सिंचाई के काम भी आ जाती थी। इसके लिए अलग से कोई नहर आदि बनाने की जरूरत नहीं थी,
तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिस्र में राज्य का उदय नहीं हुआ था। यहाँ की जनसंख्या औरों की तुलना में अधिक थी, जो साबित होता है पिरामिडों के निर्माण से, जिसे बनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों को काम पर लगाया गया और उसके बावजूद कृषि कार्य में भी लोगों की कमी नहीं हुई। लगभग 3500 से 3000 ईसा पूर्व यहाँ राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी बस्तियां स्थापित हुई। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक बाहरी दीवार भी मिली है जिसपे कलाकृति का अच्छा प्रदर्शन किया गया था। यहाँ से मिलने वाली कब्रों में लोगों की हैसियत के हिसाब से सामान भी रखा गया था। यहाँ से मिलने वाली कुछ धातुओं से ये साबित होता है कि मिस्र का व्यापार अन्य देशों से भी होता था, जैसे कि फिलिस्तीन। राज्य या राजनीति की बात करें तो यहाँ राजा को फेरो कहा जाता था, जो अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ा करते थे। पीछे हमने पिरामिड की बात की। पिरामिड एक तरीके का बड़ा स्मारक या मकबरा होता है जिसमें मृत्यु को प्राप्त हो चुके राजाओं के शव रखे जाते थे। ये मकबरे ईंटों से बनाए जाते थे और मकबरे के आसपास कुछ कमरे बनाए जाते जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके राजाओं के सामान को रखने के लिए होते। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की। यह भी एक अन्य कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर बहुत सारे नगर राज्य यानी शहर पाए गए, जिनकी नींव सत्ता, व्यापार मार्ग और भूमि को पाने के दौरान होने वाले संघर्ष के आधार पर रखी गई। यहाँ की जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, पर अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो शहरों में जनसंख्या अधिक केंद्रित थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की एक खासियत है लिखित दस्तावेज रखना, चाहे वे कोई सार्वजनिक लेन देन हो या साहित्य से जुड़ा लेखन हो या कुछ और। अब शुरुआत में कागज तो उपलब्ध थे नहीं, इसलिए लेखन कार्य के लिए बेलनाकार मोहरों, गीली मिट्टी की टिकिया आदि का यूज किया जाता था और ये आम लोगों के बीच भी उतना ही सामान्य था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ गणित और खगोल शास्त्र के विषय में भी काफी प्रगति की गई। जिस प्रकार मिस्र की फेमस नदी नील है, उसी प्रकार मेसोपोटामिया में मुख्यतः 2 नदियां थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस एक सामान्य नदी थी जो कि आम लोगों के लिए बहुत जरूरी भी थी, पर टिग्रिस नदी अपने बाढ़ के उफान के लिए प्रसिद्ध थी और ये बाढ़ कहीं न कहीं खेती में सिंचाई के लिए काम आती थी। यहाँ पर एक खास तरह के लोग रहते थे जिन्हें सुमेर में रहने वाले सुमेरियाई लोग कहा जाता था। इनकी अपनी भाषा थी। एक अनुमान के अनुसार इन्होंने ही यहाँ से सबसे पहले नगर स्थापित किए। यहाँ शिकार और मछली मारना एक मुख्य जीवन यापन का साधन था। यहाँ उगाई जाने वाली फसलों की बात करें तो यहाँ मटर, बीन्स, खीरा, प्याज आदि उगाया जाता और गर्मी में खजूर की खेती की जाती। यूफ्रेटिस की नदी की बात करें तो इसमें नमक होने का अनुमान लगाया गया, जो कि खेती में सिंचाई करने के लिए नुकसानदायक था। इसलिए वहाँ के लोग खेती करने की प्रक्रिया में 1 साल का गैप रखते थे, जिससे पानी का स्तर नीचे चला जाए। कुछ लोग खेती करते थे तो कुछ लोग पशुओं को चराते। पशुधन की बात करें तो यहाँ से ऊन को बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को निर्यात किया जाता, जो कि खेती के अलावा एक अलग जीवन यापन का साधन था। इसी के साथ ही मेसोपोटामिया अन्य देशों से आयात भी करता, जैसे कि लकड़ियां, नाव, गाड़ी आदि, मुख्यतः जाग्रोस, एनाटोलिया और ईरान से। पानी के बंटवारे को लेकर अक्सर झगड़े हुआ करते। कई बार ऊपरी हिस्से से ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता और कई बार छोड़ा ही नहीं जाता था। लगभग 5000 ईसा पूर्व के बाद निचले इलाकों में मछुआरों की बस्तियां स्थापित होनी शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे लोग कृषि जीवन की ओर उन्मुख हुए। एक समय के बाद यहाँ पर मंदिरों की भी स्थापना हुई। यहाँ अलग अलग राजाओं के युग देखे गए, जैसे कि उबेद काल, उरूक काल। इसके अलावा और भी राजाओं ने यहाँ शासन किया। उरूक युग में हल, पहिया और लिखित दस्तावेजों के प्रमाण मिलते हैं और जनसंख्या में भी बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा मोहर, मंदिर आदि भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। अन्य देशों में मेसोपोटामिया जैसी संस्कृति की झलक इसीलिए मिली क्योंकि यहाँ से कई सारे देश व्यापार के नाते से जुड़े थे। बाद के कालों में किला बंद महल का विकास अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच गया। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की।
इसके बारे में आप में से बहुत से लोग अवगत होंगे। यहाँ पर जीवन यापन के लिए मुख्य साधन पशुपालन और अनाज उगाना था। इसके अलावा यहाँ मटर, चना, तेल और सरसों आदि की खेती भी की जाती और सबसे बड़ी खासियत थी कपास उगाना। यहाँ पशुओं के खाने के योग्य चीजों में बदलाव आने लगा। जैसे पहले तो पशु घास या छोटी मोटी झाड़ी पर निर्भर थे, पर अब बाजरा, धान का भूसा आदि भी पशुओं के खाने के लिए उपलब्ध हुए। हड़प्पा पश्चिम और दक्षिण एशिया के बिल्कुल बीच में पड़ता है। यहाँ पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा और इसके अलावा भूमिगत जल और सिंधु नदी को माना जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो नाम के हड़प्पा सभ्यता के शहर में घरों में ही कुएं पाए गए। यहाँ पशुओं का यूज पानी ढोने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर बहुत सारी धातुएं, पत्थर, लकड़ी आदि आसपास में भी मिल जाती थी। यहाँ मिलने वाले प्रमाणों की बात करें तो यहाँ से बनाए गए घर में तांबे से बनाई हुई चीजें, अलग अलग किस्म के पत्थरों का प्रयोग, खेती में खल आदि प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में खास तौर पर मिलने वाली चीजों के प्रमाण यहाँ मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य देशों के साथ संपर्क को दिखाता है, जैसे कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान आदि। गांव के विकास की बात करें तो यहाँ मेहरगढ़ और रहमान दहरी नाम के दो प्रमुख गांव बहुत विकसित हुए, जहां पर अलग अलग शिल्प कलाओं का विकास हुआ। इसके अलावा कबीले का शासन भी यहाँ चलता था और सरदार प्रथा भी शुरू हुई और समय के साथ साथ भूमिगत रास्तों के अलावा समुद्री मार्गों का प्रयोग होना शुरू हुआ। मोहर पर जंगली जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। थोड़ी बहुत लेखन कला भी विकसित हुई, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका है। अब बात करते हैं उत्तरी और मध्य चीन की सांग सभ्यता की। चीन वैसे तो 6000 ईसा पूर्व ही नवपाषाण संस्कृति की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु कांस्य युगीन सभ्यता का विकास सिया राजवंश से माना जाता है, जो कि लगभग 2200 से 1760 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। इस सभ्यता में इरहलीटू एक मुख्य बस्ती थी, जिसके चारों ओर एक दीवार बनाई गई जो कि मिट्टी से बनी थी। सिया राजवंश के बाद सांग राजवंश आया। इस समय उत्तरी और मध्य चीन में बलि, अनुष्ठान और लेखन से जुड़े प्रमाण मिले हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ सत्ता के लिए काफी संघर्ष होता था। बाजरा और चावल यहाँ की फसलों में प्रमुख मानी जाती हैं। इसके अलावा रेशे से बने कपड़े, खेती के लिए पत्थर से बने हुए औजार आदि के प्रमाण भी मिले हैं। अन्य सभ्यताओं की तरह यहाँ भी पशुपालन का अच्छा खासा चलन था, पर उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। मिट्टी और चाक की मदद से अलग अलग तरह के बर्तन बनाए जाते, परंतु यहाँ परिवहन के लिए पहिए की मदद से बनाई गई गाड़ी आदि का प्रमाण बिल्कुल नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ केवल नवपाषाण संस्कृति का विकास देखने को मिला। ताम्र युग बिल्कुल ही नदारद था। यहाँ पर हुआंग हो नाम की घाटी बहुत प्रसिद्ध है। इसके आसपास में विस्तार में जंगल बना था, जो यहाँ पर मिलने वाली जानवरों की हड्डियों से प्रमाणित होता है। इसी घाटी के आसपास की नदी खेती के लिए पानी का स्रोत भी थी। अब तक हमने बात की हुआंग हो नदी की। इसके अलावा यहाँ यांगतेज नाम की नदी भी थी। इन नदियों के अलावा और भी पानी के स्रोत थे, जैसे कि कुएं, छोटी नदियों से भरे हुए छोटे छोटे गड्ढे। इरहलीटू, जो कि सिया राजवंश की प्रमुख बस्ती थी, हुआंग हो नदी के आसपास ही बसी थी। चीन की सांग सभ्यता की बात करें तो ये दो चीजों के लिए फेमस थी, मिट्टी की बनी हुई दीवार और घर की नींव। यह मुख्य रूप से अलग अलग भाषाओं के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि एक लंबे समय तक एक ही भाषा का उपयोग किया गया होगा। यह कब्रों में बर्तन और जानवर को शव के साथ रखा जाता। बड़े स्तर पर कांसे का उपयोग यहाँ देखने को मिला, पर उसके साथ ही पत्थर से बने हंसिए, हथियार, तीर का अगला हिस्सा भी अपनी महत्व बनाए हुए हैं। यह अन्य राज्यों से या अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए घोड़े और रथ का प्रयोग और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक लंबी चौड़ी दीवार बनवाई गई थी। यहाँ कला के विकास के लिए शिल्प उत्पादन केंद्र बनाए गए।
इसके अलावा आगे भविष्य के लिए चीजों को बचाने के लिए अलग अलग भंडार गृह भी बनाए गए थे। यहाँ सिल्क का उपयोग होता था। इसके अलावा समुद्र से मिलने वाले सीपों, जेट और कीमती पत्थर से बने गहने और अनुष्ठान से जुड़ी वस्तुओं का भी प्रमाण मिला है। सांग सभ्यता अपने आप में ही एक विकसित सभ्यता में गिनी जाती है, परंतु यहाँ के निवासियों ने अन्य राज्यों की संस्कृति सभ्यताओं से बाद में जाकर बहुत कुछ सीखा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें।